अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 10A को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 10A बेस करती है कॉन्ग्रुएंस टेस्ट के कॉन्सेप्ट पे। कॉन्ग्रुएंसी के बारे में इससे पहले क्लास 7 में भी हम सीख चुके हैं। हमने क्लास 6 के अंदर भी ये सीखा कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं। जैसे हम इक्वल की बात करते हैं नंबर्स के अंदर, तो जब फिगर्स की बात की जाती है तो हम कॉन्ग्रुएंट का वर्ड या कॉन्ग्रुएंसी का वर्ड यूज़ करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि एग्जैक्ट शेप एंड साइज। काफ़ी डिटेल के अंदर जो पार्ट 1 की वीडियो है कॉन्सेप्ट में, वहाँ मैंने बता दिया कॉन्ग्रुएंस किसे कहते हैं, कैसे हम डिफरेंट फिगर्स के ऊपर कॉन्ग्रुएंसी को अप्लाई करते हैं। स्पेसिफिकली एक्सरसाइज 10A के अंदर हम ट्राइंगल्स को स्टडी कर रहे हैं कि ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के जो बेसिक 4 टेस्ट हैं, ट्रिपल एस पोस्टुलेट या ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस टेस्ट, SAS, AA और लास्ट में राइट एंगल अगर ट्राइंगल हो, RHS जिसको हम कहते हैं। सो ये बेसिकली आपके पास 4 कॉन्ग्रुएंस टेस्ट है जिसकी बेस पे आपने क्वेश्चन सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर 2 तक। क्वेश्चन नंबर 3 से आगे मूव करने से पहले अगर तो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप सजेस्ट के पहले आप वो देख लें, फिर आगे कंटिन्यू करें ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी ना हो। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। 4 पार्ट्स थे, 2 मैंने यहाँ पेश कर दिए हैं, वही पिक्चर, ताकि आपको यहाँ बनाने में थोड़ी डिफिकल्टी या वो नजर आने में थोड़ा होता है कि आपकी एक्यूरेसी अचीव नहीं होती, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट वही पिक्चर पेश किया ताकि आपको समझ आ सके कि वही मतलब आपने कैसे पॉइंट्स लेने हैं, कैसे कंपैरिजन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने जस्ट ये बताना है जो 4 पार्ट्स में पेयर ऑफ ट्राइंगल दी गई है कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले तो था ना क्वेश्चन नंबर 2 तक कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है, आपने जस्ट उसका प्रूफ लिखना है। अब यहाँ के बताएं क्या ये कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर हैं तो फिर किस तरह कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कौन सा रूल इस पर अप्लाई होता है। तो फर्स्ट पार्ट देखें। अब जब भी आप कॉन्ग्रुएंसी को मतलब सॉल्व करने के लिए शुरू करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट, जैसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, वो ये है कि आप सबसे पहले देखेंगे पॉइंट्स कहाँ से कहाँ मैच करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूँ तो मतलब पॉइंट मैच करना, जैसे यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है पॉइंट मैच करने का, यहाँ बहुत सी कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, कि आप याद रखें जब 2 ट्राइंगल्स दी गई हैं, जैसे ये ट्राइंगल A पार्ट के अंदर 2 ट्राइंगल्स को कंपेरिजन करने का तरीका क्या है, सबसे आसान कि सबसे बड़ी साइड देखें। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी साइड है BC जिसकी लेंथ है 12 मीटर, इसके ऑपोजिट कौन सा पॉइंट है A। अब इस ट्रायंगल पे आ जाए, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी साइड कौन सी है 12 मीटर, इसके ऑपोजिट कौन सा साइड है, कौन सा पॉइंट है D। तो दैट मीन सबसे पहले जो आप पॉइंट का कंपैरिजन करेंगे, यानी पॉइंट्स को कंपेयर करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो A पार्ट पे जब आएंगे, पहला आपका पॉइंट बनता है A, और A जाके कंपेयर हो रहा है, इसको एरो के साथ डिनोट कर सकते हैं, ये कंपेयर होता है D के साथ। नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट है, लेट सपोज B आपकी जो सेकंड, या इससे अलग एक तरीका बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आप सबसे बिगर साइड के ऑपोजिट देखें, फिर सबसे स्मॉलर साइड, इस ट्रायंगल सबसे स्मॉलर साइड कौन सी है 8 के ऑपोजिट कौन सा पॉइंट है C। यहाँ सबसे स्मॉलर साइड कौन सी है 9 के ऑपोजिट कौन सा पॉइंट है F सॉरी, तो C जाके F से होगा, तो जब C F से होगा तो B ऑटोमेटिकली किससे हो रहा है, तीसरा पॉइंट कौन सा बचता है E। तो आप अपने पास लिख लेंगे कि B इज कंपेयर्ड टू E एंड लास्ट पॉइंट C इज कंपेयर टू F। अब जब आप पॉइंट्स कंपेयर कर लेते हैं, अब आपके लिए साइड्स को देखना बहुत इजी है। जैसे लेट सपोज मैं पहली साइड की बात करता हूँ AB, देखिए यहाँ AB का मतलब पहले 2 पॉइंट, तो यहाँ किसका मतलब होना चाहिए DE। तो AB 8 सेंटीमीटर है, क्या DE 8 मीटर है, नहीं। तो पहली बात में ही ऐसा कंपैरिजन आ गया, यानी यहाँ पे एंगल्स तो दिए नहीं है, तो हम किस पे फोकस कर रहे थे, हम फोकस कर रहे थे ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस टेस्ट पे। लेकिन अब अगर पहली साइड ही जो है AB वो 8 मीटर है, यहाँ जो पहली साइड बननी चाहिए आपकी इस एंगल के मुताबिक DE, तो यहाँ पे अगर ये 9 मीटर है, तो पहली बात ही आपकी जब माइंड में आ गई कि मतलब पहला पॉइंट ही ऐसा है कि साइड्स इक्वल नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC, जो पहली ट्रायंगल है इसकी तीनों साइड, यानी मतलब 10 12 अगर होती भी हैं, एक साइड भी नहीं है, तो वो हमारा जो कॉन्ग्रुएंस टेस्ट है वो अप्लाई तो नहीं हो सकता। तो क्या लिखेंगे 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर नॉट इक्वल टू दी क्रॉसपॉन्डिंग 3 साइड। ये वर्ड लिखना ज़रूरी है कि हम जब कंपैरिजन कर रहे हैं, हमने क्रॉसपॉन्ड किया प्रॉपर ट्रायंगल को देख के, और हमने देखा कि वो इक्वल है टू दी क्रॉसपॉन्डिंग 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है उसका DEF। इसी पैटर्न जैसे आपने ABC लिखा है वैसे ही ये क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था कि जो पॉइंट्स कंपेयर करने ही इसीलिए कि यहाँ पे हम ट्रायंगल्स को फिर लिख सकें। सो 3 डॉट्स लगा लें आप, फिर आप लिख लेंगे ट्रायंगल, मतलब सेंस या सो जैसे भी आप अगर वर्ड लिखना है वो भी लिख सकते हैं। ट्रायंगल ABC इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू। अब नॉट कॉन्ग्रुएंट के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, एक तो आप अगर ये जो आप लाइंस लगाते हैं, जो आपकी बुक में 3 लाइंस हैं, इसके ऊपर एक लाइन लगा लें यूँ क्रॉस, जैसे नॉट इक्वल टू होता है, इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF।
ये आपका पहला ए पार्ट था, मैंने काफ़ी डिटेल में ये समझा दिया जस्ट टू मेक श्योर कि आपको पता चल जाए कि कैसे हम पॉइंट्स को कंपेयर करेंगे, कैसे हमने एक एक साइड देखनी है और फिर बताना है कि क्या वो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होती है नहीं, अगर हो तो फिर बताना भी कि किस रूल के मुताबिक, किस कॉन्ग्रेंस टेस्ट के मुताबिक वो जो है वो कॉन्ग्रेंट है। तो बी पार्ट में देखें एक्स वाई जी एक ट्राइंगल है, एक पी क्यू आर है। सबसे पहली बात एक्स मतलब जो पहला अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है उसको देखें। एक्स 6 मिलीमीटर की ऑपोजिट साइड है, सबसे बड़ी साइड है आपकी इस ट्राइंगल की, उसके ऑपोजिट यहाँ पे सबसे बड़ी साइड कौन सी है 6, 4 और 3.9। 6 के ऑपोजिट साइड पे कौन सा पॉइंट बनता है क्यू। तो जब सोल्यूशन ऑफ बी पार्ट के अंदर आएंगे तो आपके पास जो पहला पॉइंट है एक्स ये कंपेयर हो रहा है किसके साथ, क्यू के साथ, ये पॉइंट लिख लें। एक्स के बाद वाई 3.9, या आप दूसरी बात कह सकते हैं कि जो आपकी एंगल है 40 डिग्री उसके ऑपोजिट साइड पे, मतलब जिस जगह एंगल बन रहा है उसी का जो साइड बनती है वहाँ पे वाई है। तो ये आप यहाँ पे कौन सा पॉइंट बनेगा 40 डिग्री के ऑपोजिट, मतलब क्यू तो आप कर चुके, तो कौन सा पॉइंट रह जाता है आर। तो दैट मीन्स वाई जो है ये कंपेयर हो रहा है आर के साथ। और तीसरा तो सबसे ज़्यादा आसान है, जब एंगल गिवन हो कि जेड पॉइंट 40 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ किस पे बनता है पी पे, तो दैट मीन जेड जो है ये किससे कंपेयर हो रहा है पी से। अब आप देखें यहाँ पे ट्रायंगल का नाम क्या बनता है एक्स वाई जी, यहाँ ट्रायंगल का नाम क्या बनता है क्यू आर पी। तो कितना इंपॉर्टेंट था, वैसे हम नॉर्मली कहते हैं पी क्यू आर, लेकिन यहाँ पे क्यू आर पी जस्ट टू मेक श्योर के पॉइंट्स कैसे कंपेयर हो रहे हैं। अब आप वन बाय वन देखें कि आपके पास यहाँ पे साइड कौन सी, मतलब किस साइड के इक्वल है और क्या बात हो रही है। पहली बात जो आपका एंगल है यानी एंगल जेड एंगल पी के इक्वल है, इसका नाम आप लिख सकते हैं एंगल एक्स जेड पी इज इक्वल टू एंगल, यहाँ पे क्या बनता है ये क्यू आर पी, मतलब एक्स जेड पी, एक्स मैंने लिखा है तो उसके बाद क्यू पी आर, क्योंकि पी पे एंगल बन रहा है, जिस जगह एंगल बनता है वो मिड में रखते हैं। ये दोनों इक्वल हैं 40 डिग्री के, तो एंगल तो इक्वल है। फिर साइड की अगर बात करें तो वाई जेड जो साइड बनती है ये वाली, ये आर पी साइड के बिल्कुल 6 मिलीमीटर। तो दूसरी बात भी बिल्कुल ठीक है कि वाई जेड जो साइड है जो यहाँ से इस तरह लिखी जा सकती है, ये इक्वल है आपकी आर पी के, और ये दोनों जो हैं ये इक्वल हैं 6 मिलीमीटर के। लास्ट क्या रह गया आपके पास एक्स जेड ये लिखा हुआ है, देखें यहाँ पहला पॉइंट है यहाँ लास्ट, तो एक्स जेड की वैल्यू है 3.9, तो हम लिखते हैं एक्स जेड क्या ये इक्वल है, मतलब किसकी Q और P, ये पहला और लास्ट है ना यहाँ पर, तो यहाँ भी Q और P होगा, ये रहा Q और ये P, ये तो 4 मिलीमीटर है, दैट मीन इट इज़ नॉट इक्वल टू QP। हम लिखेंगे कि ये इक्वल नहीं है QP के, बिकॉज ये दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ 3.9 था तो यहाँ 4 मिलीमीटर। तो बाकी दो बातें तो पूरी हो रही हैं, एंगल भी था साइड भी, तीसरी साइड हमें नहीं मिल सकी। अब अगर आप ये कहते हैं कि सर ये 3.9 है तो QR, लेकिन याद रखें QR जो है वो साइड अलग है, वो तो XY के है जो यहाँ पे हमें गिवन ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स कंपेयर करना, अदरवाइज तो आप बी पार्ट देखते हैं आप कहते सर ये 3.9 यहाँ पे एक 3.9 गिवन है, ये 6 मिलीमीटर, तो आप बड़ा इजीली, लेकिन पॉइंट्स के कंपैरिजन से आपको ट्रायंगल की एक्यूरेसी या एक्यूरेट जो वैल्यूज़ हैं वो मिलती हैं कि कैसे आप बात कर सकते हैं। तो अब वो पूरी स्टेटमेंट लिखने के बजाय आप सिंपली लिख देंगे सिंस, मतलब वो साइड्स जो हैं वो एंगल ट्रायंगल वो नहीं कंप्लीट करते, तो ट्रायंगल क्या नाम है फर्स्ट ट्रायंगल का एक्स वाई जी इज़ नॉट कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल। अब यहाँ पे आपने नाम लिखा हुआ है एक्स वाई, तो यहाँ पे नाम क्या बनेगा क्यू आर पी। सो ये आपका कंप्लीट स्टेटमेंट हो गई कि पहले आपने पॉइंट्स कंपेयर किए, फिर आपने वन बाय वन पहले एंगल देखा, फिर साइड, लेकिन लास्ट साइड इक्वल नहीं हुई, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं बार बार एक ही बात पे फोकस करूँ कि पॉइंट्स को कंपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये थे ए और बी पार्ट, अब मैं सी और डी पार्ट को यहाँ पिक्चर पेश करता हूँ, फिर उसको भी हम चेक कर लेते हैं। ओके सी पार्ट देखें, अगेन आपके पास ट्रायंगल है जी एच आई, एक मतलब उसका नाम है, एक यहाँ पे एस टी यू, 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब सोल्यूशन के अंदर आएंगे आपको क्या करना है, पॉइंट्स को कंपेयर करना है, बड़ा सिंपल है। यहाँ देखें 5 सेंटीमीटर जो साइड है इसके ऑपोजिट पे जी बनता है, तो दैट मीन जी जो है ये कंपेयर होगा यहाँ 5 सेंटीमीटर के ऑपोजिट पे बनता है यू, तो ये पहला पॉइंट कंपेयर हो गया। उसके बाद एच पॉइंट 40 डिग्री एंगल बनता है यहाँ टी पे, तो जब एंगल्स दिए हों तो फिर तो कंपैरिजन बहुत ज़्यादा ईजी है। पहले मैं ए और बी पार्ट बहुत डिटेल में करवा चुका हूँ, यहाँ मैं जैसा को बताता जाऊँगा कि कैसे आपने कंपैरिजन करना होता है। लास्ट पॉइंट आई बचता है तो ऑटोमेटिकली वो किससे कंपेयर होगा एस के साथ। तो अब आपके पास जो ट्रायंगल का नाम बना वो जी एच आई और यू टी एस, ये आपके पास दो ट्रायंगल्स हो गई। अब आपने नेक्स्ट चीज़ क्या देखनी होती है कि यहाँ देखें आपको साइड कौन सी गिवन है, एच आई का मतलब ये वाली, और यहाँ पे टी एस, तो बिल्कुल आपको ये दो साइड जो गिवन है तो आप लिख सकते हैं एच आई जो साइड है ये इक्वल होगी टी एस के, और ये दोनों इक्वल किसके हैं 5 सेंटीमीटर। इम्प्रूव में लिखते होते थे, क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था आपने, ऐसे ही साइड्स को लिखना है। नेक्स्ट आपके पास क्या पॉइंट बनता है, नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है एंगल का, तो एच पॉइंट जो है उस पर जो एंगल बनता है, अगर इसमें कंप्लीट एंगल को लिखना चाहूँ, एंगल नाम क्या बनेगा जी एच आई, जी एच मिड में बिकॉज एच पे एंगल बन रहा है, इट इज़ इक्वल टू यहाँ से यू टी एस, तो एंगल यू
टी एस के इक्वल है और ये दोनों इक्वल हैं 40 डिग्री के। साइड भी हो गया, एंगल भी। लास्ट आपको एंगल यानी साइड एंगल, एंगल वाला जो पोस्टुलेट है जहाँ पे दो एंगल्स होते हैं वो हम अप्लाई करने जा रहे हैं। अब आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ जी पे आपको एंगल नहीं पता कि कितना है, लेकिन ट्रायंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो 40 + 75 कितना हो जाता है 115। तो 180 में से अगर आप 115 को माइनस करें तो कितना बचेगा आपके पास 65 डिग्री। तो यहाँ पे 65 डिग्री लिख लें। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये तो 65 आपका जी आ गया। अब जी कंपेयर किससे हो रहा था आपका यू से। तो एक पहली बात तो ये कि जी और यू आपस में मैच नहीं करते, इसलिए भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन अगर आपको एक और बात देखनी हो, यहाँ पे आई पे कितना एंगल बनता है 75 और आई किससे कंपेयर हो रहा है एस से। एस का एंगल भी फाइंड कर लें। 40 और 55 कितना होता है 95 डिग्री को जब आप 180 डिग्री से माइनस करेंगे तो कितना एंगल आपके पास आएगा, ये एंगल आपके पास आ जाएगा 85 डिग्री। तो क्या ये 85 डिग्री है ये वाला एंगल जो यहाँ दिया हुआ था आई पे? नहीं। तो ये आपस में कंपैरिजन करते हुए हमने देखा कि अगर आपस में दोनों बातें लिख सकते हैं आप। अगर मैं आई की बात लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगा कि जो आपका एंगल बनता है GHI, मतलब अगर इसी को GIH सॉरी, तो आप लिखेंगे GIH जो एंगल है और आई पे हैड, बिकॉज हम आई की बात कर रहे हैं, इट इज़ नॉट इक्वल टू द एंगल जिसकी हम बात करें UST, यानी यहाँ पे जो एंगल बनता है UST, ये इसके इक्वल नहीं है। बिकॉज ये दोनों जो हैं ये 75 के इक्वल होने चाहिए थे, लेकिन ये 75 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है जैसे ये 75 तो ये भी 75 होना चाहिए था, लेकिन ये हमने देखा कि नहीं है। तो लास्ट में हम क्या लिख लेंगे, सो ट्रायंगल क्या नाम बनता है GHI is not congruent to triangle, इसका नाम क्या बनेगा UTS। सो ये था आपका सी पार्ट। अब इसको रेस कर लेते हैं और यहीं पे हम देख लेते हैं कि डी पार्ट में हमसे क्या चीज़ पूछी है, पहले उसको भी कंपेयर कर लेंगे हम और फिर हम उसको देख लेते हैं। डी पार्ट देखें, इसका जब सोल्यूशन आएगा पहले तो पॉइंट्स को कंपेयर करना है आपने। MNO मतलब अगर आप दो इसको देखें MNO, ये आपकी ट्रायंगल है, यहाँ पे PQR। तो पहला पॉइंट बड़ा सिंपल है, 90 डिग्री के मतलब ये जो आपकी 5 सेंटीमीटर सबसे स्मॉलेस्ट साइड है इसके ऑपोजिट पॉइंट बनता है M, यहाँ स्मॉलेस्ट साइड के ऑपोजिट बनता है P। तो आप पहला पॉइंट लिखेंगे कि M जो पॉइंट है ये कंपेयर हो रहा है P के साथ, पहला पॉइंट आ गया। अब M के बाद N बेसिकली कहाँ है, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ किस पे बन रहा है Q पे। तो N इज कंपेयर्ड टू Q और लास्ट में जो पॉइंट रह गया है O वो ऑटोमेटिकली किससे कंपेयर हो जाएगा R के साथ। तो MNO PQR ट्रायंगल के साथ कंपैरिजन हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ पे हम अगली बात देखते हैं। पहली बात तो बड़ा सिंपल है, MNO यानी एंगल अगर मैं लिखना चाहूँ इसको एंगल की फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं MNO यानी N जो हेड है ये एंगल इक्वल है जो यहाँ बनता है PQR पे और Q पे आपकी हेड है और ये दोनों इक्वल हैं 90 डिग्री के। यानी पहली बात तो राइट वो एंगल वाली जो होती है 90 डिग्री का एंगल तो इक्वल है। अब हाइपोटेन्यूज पे आ जाएं, यहाँ हाइपोटेन्यूज जो 90 डिग्री के सामने है आपकी, जिसको हम कहते हैं MO जो नाम बनता है, MO जो साइड है जिसकी वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, यहाँ ये वैल्यू है PR, ये देखें ना हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने ये 12 सेंटीमीटर है। तो इंपॉर्टेंट बात है कि MO जो है ये इक्वल ही नहीं है PR के, क्योंकि ये दोनों को इक्वल होना चाहिए था। 90 डिग्री का जब हम ट्रायंगल पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें पहली बात ही ये है कि आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है वो इक्वल हो। तो फिर अगली बात जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको कि आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, ये फाइंड करेंगे। ये सिंपल आपने एक बात कह दी। जो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी हाइपोटेन्यूज अगर मैच नहीं करती तो फिर अगली बात कोई भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सिंपली लिख देंगे सो ट्रायंगल MNO इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या नाम बनता है PQR। ठीक है, अब कुछ ये भी करते हैं डिटेल क्वेश्चन करवाने के लिए कि यहाँ पे इसको पहले सॉल्व कर लें। 13 इसमें देखें आपके पास तीनों वैल्यूज हैं, यहाँ तीसरी वैल्यू नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं वो फाइंड करें, लेकिन ज़रूरत नहीं है उस तरफ जाने की। जब आपको पहली बात पता थी कि 90 डिग्री एंगल के बाद पहली चीज़ ही होती है हाइपोटेन्यूज का सेम होना। अगर वो नहीं है तो बस आपने सिंपली कह देना है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ये थे 4 पार्ट जिसमें हमने देखा, और 4 के 4 पार्ट्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट नहीं है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इन ईच डायग्राम आइडेंटिफाई अ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एंड प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। कहता है हर पेयर के अंदर आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब एक तो आइडेंटिफाई करने फिर बताना भी है, प्रूव करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है। तो बड़ा सिंपल है, सोल्यूशन में आ जाए। यहाँ पे देखें आपको कहीं भी एंगल गिवन नहीं है। ABCD 4 पार्ट मैंने यहाँ जो है वो पेस्ट किए हैं पिक्चर्स, बाकी पिक्चर्स बाद में पेस्ट कर दूंगा। यहाँ देखें कहीं भी आपको एंगल गिवन नहीं है, तो आपको अब प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है सारी। अब ये देखें, ये अगर आप इस ट्रायंगल को फोकस करें तो ABD इसको अपने माइंड में ना इमेजिनेशन में इसको अलग अलग
अलग कर लें। अगर आपके पास इजीली आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं तो आप दोनों ट्रायंगल को अलग से ड्रॉ कर लें। और अब दो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है 90 डिग्री का मतलब ये बीच में कट कर रहा है उसको, तो अब यहाँ से हमें क्या बात पता चलती है कि अगर आप दो ट्रायंगल आपस में इनको अलग से ड्रॉ करेंगे तो पहली साइड जो यहाँ ए बी है ये किस साइड के इक्वल होगी, बी सी के। तो सबसे पहले तो आप वो पॉइंट्स वाला काम कर लें, फिर आप इसकी तरफ आ जाएंगे। पहला पॉइंट देखें, ए जो है ये किससे मैच हो रहा है, सी से। इसी फिगर को देखते हुए ए जो है ये जाके मैच हो रहा है सी के साथ, बी जो है ये किसके साथ मैच हो रहा है, अगर इसको आप फोल्ड करेंगे तो ये बी के साथ ही मैच होता है जो अपना उसका पॉइंट है, और डी जो है ये भी डी के साथ ही मैच होता है। जब आप ट्रायंगल दो अलग से बनाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि कैसे ट्रायंगल इसी ट्रायंगल के साथ मैच होती है। इसको फोल्ड करें दूसरे के ऊपर ये पॉइंट्स आ जाएंगे। अब अगली बात, ए बी जो पहली साइड है, क्या ये जो इधर से साइड बनती है बी सी इसके इक्वल है, बिल्कुल। ये जो एक डैश लगी हुई है, इससे पहले आपने बहुत से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको पता होना चाहिए कि ये जो ऐसे लगाई जाती हैं इसका मतलब ये होता है कि ये जो सिंगल जो यहाँ पे डैश लगी हुई है ये इस सिंगल और ये डैश के इक्वल है। यहाँ डबल है तो ये डबल। जब पैरेलल लाइंस के लिए करते हैं तो ये देखें ये एरो बना हुआ है। ये कुछ ऐसी नोटेशन है जो आपको मैथ्स के अंदर पता होनी चाहिए। ये पैरेलल साइड्स को शो करती हैं वो एरोज हैं, जो इक्वल को शो करती हैं साइड्स को ये डैश लगाई जाती है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पहली जो साइड है आपकी ए बी ये गिवन, ये मतलब इक्वल है सी बी के, और ये कहाँ से लिखा हमने, गिवन है, मतलब उसके अंदर खुद बताया गया है। ये हम खुद से नहीं लिख रहे बल्कि जो क्वेश्चन है उसके अंदर बताया गया था हमें। देन आपके पास ये जो साइड है ए डी, यानी जो यहाँ से फर्स्ट और लास्ट पॉइंट बनता है ये सी डी के इक्वल है। ये भी डबल डैश लगी हुई है, दैट मीन हम लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू सी डी, और ये बात भी गिवन है आपके सामने वो। और लास्ट आपके पास अब तीसरी साइड हम कहाँ से लाएं, थोड़ा फोकस करेंगे। जो बी डी लाइन है ये वाली, ये बी डी दोनों सेम नहीं है पॉइंट्स, तो ये जो साइड इस ट्रायंगल के अंदर है यही साइड इस ट्रायंगल के अंदर कॉमन साइड है, तो हम लिख लेंगे बी डी जो है ये इक्वल है बी डी के। और ये हमने क्यों लिखा, ये है कॉमन साइड। तो यहाँ से आपके पास जो इंपॉर्टेंट बात आ गई कि तीनों साइड्स के इक्वल हैं। सो ट्रायंगल ए बी डी जो इस तरफ बनती है ये कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट के लिए मैं 3 अब लाइन्स यूज़ करूँ जो आपकी बुक में यूज़ हुई हुई हैं। ये कॉन्ग्रेंट है सी बी डी के। और ये क्यों कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि आपने ट्रिपल एस जो है वो कॉन्ग्रेंस टेस्ट लगाया है, उसके मुताबिक आपका ए जो मतलब फिगर था, जो ए पॉइंट जो फिगर थी उसमें जो पेयर ऑफ ट्रायंगल है वो आपने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दी। अब सोल्यूशन के अंदर आके आप बी पार्ट को देख लें कि बी पार्ट में क्या चीज़ दी गई है, कैसे ट्रायंगल्स ब्रेक डाउन होती हैं। यहाँ भी यही है, देखें आप पॉइंट्स कंपेरिजन कर तो ए जो है ये आके सी से मिल जाएगा। मतलब ये है कि आपने ट्रायंगल पूरी यूँ रोटेट कर ली। जैसे आपको मैंने शुरू में जो कॉन्सेप्ट की वीडियो है वहाँ बताया था कि कॉन्ग्रेंसी जो है रोटेशन पे ट्रांसलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं डालती। तो अगर आपने ए को यूँ रोटेट किया तो दैट मीन अब जो आपका बी यहाँ पे आ गया किसको मिलता है, डी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल को अलग से आप जब फिगर इसको ब्रेक करके ड्रॉ करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये बात समझ आ जाएगी कि कैसे बी जाके डी के साथ मिलता है। ये जो कंपैरिजन है इसको अगेन ज़रा यूँ करके बना लें। अब ये बी पॉइंट जाके डी के साथ कंपेयर हो रहा है क्योंकि आपने ट्रायंगल को पूरा यूँ रोटेट किया। ए पॉइंट घूम के यहाँ पे सी पे आया है तो देखें ये बी यहाँ चला जाएगा ना और डी वहाँ चला जाएगा, यानी पूरी ट्रायंगल रोटेट हो जाएगी। और लास्ट में ये जो डी है ये आके बी के साथ मिल जाएगा। अब जब आपके पास ट्रायंगल के नाम लिखे जा चुके, अब देखें जो पहली साइड है ए बी, यहाँ से जो पहले दो नाम बनते हैं क्या ये सी डी के इक्वल है, बिल्कुल। ए बी जो है जो पहली वहाँ से बनते हैं दो नाम ये इक्वल हैं सी डी के। और हमें किसने बताया, ये गिवन है बिकॉज डबल जो डैश लगी हुई है वो आपको बता रही है कि ये इक्वल है। फिर ए डी जो है यानी फर्स्ट और लास्ट जो पॉइंट है ए डी, क्या ये बी और सी के इक्वल है, बिल्कुल ये भी हमें गिवन है। तो ए डी जो है ये भी इक्वल होगा बी सी के बिकॉज ये भी गिवन है आपको। अब आपके पास जो लास्ट जो लाइन रह जाती है वो कौन सी है, डी बी। तो देखें ये डी बी है तो यहाँ से भी ये डी बी है। इधर से देखें यहाँ से आपके पास लाइन सेम है बिकॉज ये कॉमन लाइन। जब आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ये भी अपने पास आप लिख लें कि आपके पास जो बी डी है वो इक्वल होगी डी बी के। नाम लिखने में ऐसे होगा लेकिन ये होगी कॉमन साइड, यानी इसकी लेंथ जो होगी ये इक्वल होगी। तो ये आपके पास अगेन ट्रिपल एस जो कॉन्ग्रेंस टेस्ट है उसके मुताबिक ट्रायंगल कौन सा नाम बनता है, ए बी डी। इन पॉइंट्स के मुताबिक ये कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्रायंगल सी डी बी के। और ये क्यों कॉन्ग्रेंट है, बिकॉज ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंस टेस्ट जो है वो इस पर अप्लाई हुआ। ये आपने लगा लिया बी जो मतलब आपके पास फिगर थी उसमें जो दो ट्रायंगल्स का पेयर बन सकता था उसको आपने सॉल्व किया। अब आप देख लें जो सी फिगर है इसके अंदर दो ट्रायंगल्स कैसे ब्रेक डाउन हुई हुई हैं। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस ट्रायंगल को आप देखें कि इसको आपने कैसे रोटेट किया, मतलब यहाँ से अगर इसको बना के आप बिल्कुल यू डाउन पे ले आएँ, ये सी पॉइंट जो है ये आपका मेन पॉइंट है। अब अगर इस ट्रायंगल को मैं बिल्कुल यहाँ पे करके रोटेट ले आऊँ तो मेरा कौन सा पॉइंट आके किससे मिलेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा
जो ए का पॉइंट है ये आके ए ई से मिल जाएगा, मतलब मैंने पूरा रोटेट कर दिया, और बी मेरा कहाँ चला जाएगा, डी पे, यानी ए जो है ये आके मिल जाएगा ई से, ये जो मेरा बी पॉइंट है ये आके मिल जाएगा डी से। मैं यहाँ पे जस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने कॉन्सेप्ट की वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल में ये बना के इसको रोटेट करके दिखा दिया था। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मैं यहाँ सिंपली इसको बना देता हूँ। ये आपके पास एक ट्रायंगल है, लेट्स सपोज, ठीक है। यहाँ दोबारा ज़रा समझाने के लिए कि आपको इस साथ क्लियर हो कि मैं ये जो डायरेक्ट बात कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ। तो ये है CAB। अब अगर इसी को मैं रोटेट कर दूं, ठीक है, इसी ट्रायंगल को मैं बताता हूँ आपको रोटेशन के मतलब क्या है, कि इसी को अगर मैं यहाँ से ऐसे रोटेट कर दूं बिल्कुल कंप्लीटली, तो क्या बन गया। अब देखें ये पॉइंट ए जो था ये कहाँ पे आ जाता है आपके पॉइंट के साथ आके मिलके, ई बन जाता है। ये बी आके डी बन, मतलब ये बी यहाँ चला गया, ए इधर आ गया, और ये सी बिल्कुल ऊपर चला गया। तो बिल्कुल इस तरह से ये रोटेशन होती है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। अब ये यहाँ से आप रेस कर लें, बिकॉज ये जस्ट आपको बताना था कि रोटेशन कैसे हो रही है। लास्ट आपके पास जब बी और डी भी मिल गए तो सी जो है वो तो ऑटोमेटिकली सी के साथ ही है, यानी सी का पॉइंट जिस तरह मर्जी आप रोटेट करेंगे वो अपने पॉइंट के ऊपर ही रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि यहाँ बताया जा रहा है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, यानी जो पहली लाइन बनती है ए, और यहाँ से ए से लेके सी तक, यानी पहला और थर्ड पॉइंट यहाँ से ई और सी के इक्वल है। बिल्कुल ये हमें गिवन दिया हुआ है कि ए सी इक्वल है ई सी के, और ये बात हमें गिवन बताई गई जब उसमें डैश लगाई गई थी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि सी बी, मतलब ये देख लें जो ये वाली साइड है सी बी, ये जो दो पॉइंट बनते हैं ये सी डी के इक्वल है। ये भी हम लिख सकते हैं कि सी बी जो है इसको सी बी लिखें या बी सी लिखें, बस जो अगर सी बी लिखेंगे तो यहाँ से भी आपको सी डी लिखना पड़ेगा। ये भी आपकी गिवन साइड है, तो दो साइड्स तो गिवन है। अब थर्ड साइड के बारे में यहाँ वो कॉमन वाली बात तो हो नहीं सकती। अब क्या बात करें, अब बात है इस सी पॉइंट के ऊपर कि एंगल की बात हम कहीं और तो कर सकते नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर सी पे आप देखें तो ये जो एंगल है ये इस वाले एंगल के इक्वल है। कैसे इक्वल है कि व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो जो दो एंगल्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो मतलब सी के इस तरफ जो एंगल बनेगा वो उस तरफ वाले एंगल के इक्वल है। थोड़ा सिंपली है, तो अब नाम लिखूंगा, इस ट्रायंगल के अंदर लिखूँ तो ये बनता है एंगल ACB, और ये इक्वल है, इधर वाली ट्रायंगल का नाम लिखूँ तो ECD, और ये दोनों इक्वल हैं। और ये क्यों इक्वल हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये अपने पास लिखना ज़रूरी है, जो रीज़न आप लिख रहे हैं वो ज़रूरी है हर चीज़ के अंदर। अब आप जब ये सारी बातें प्रूव होगी तो आप लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EDC, और रीज़न हमारे पास क्या हुई, साइड, दो साइड्स हैं और एक एंगल है, तो क्या कहते हैं इस कॉन्ग्रुएंस टेस्ट को, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस जो टेस्ट है उसके मुताबिक हमारा सी पार्ट जो है ये सॉल्व हो गया, और ये भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। अब देखते हैं डी पार्ट में कौन सी दो हमारे पास जो हैं वो ट्राइंगल्स बनती हैं, कौन सा पेयर बनता है, और उसे हमने कैसे सॉल्व करना है। डी पार्ट के अंदर आ जाए। अब यहाँ भी देखें पैरेललोग्राम है, उसके अंदर से हमें डिवीजन की गई। पैरेललोग्राम में इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, पैरेलल लाइन जो बना के दी गई है इसीलिए कि आपने कंपैरिजन करते हुए इन बातों का ख्याल रखना है। अब अगर इस ट्रायंगल को आप अलग करें और इस ट्रायंगल को अलग करें तो आप देखेंगे आपके जब ये ए है, ये किस तरह आपने इस ट्रायंगल के अंदर मूव किया कि जब ये ए यहाँ से रोटेट करना शुरू किया तो ये जाके किस पॉइंट को मीट करेगा, सी पॉइंट को। मतलब ए इज़ कंपेयर टू सी, ये ए पॉइंट सी पॉइंट बन जाता है इस दोनों ट्रायंगल के उस ऑपोजिट साइड के ऊपर। बी और डी, यहाँ नज़र आ रहा होगा आपको कि ये बी का जो एंगल है ये कम्प्लीटली डी के इक्वल भी होता है। पैरेललोग्राम में आपने पढ़ा हुआ है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पे जो बी पॉइंट है ये आपका आके डी पॉइंट के साथ कंपेयर होता है, और लास्ट में आपका पॉइंट कौन सा रह जाता है, यहाँ पे जो सी है वो ऑटोमेटिकली जाके उस वाले ए के साथ हो जाएगा, यानी ABC आपकी ट्रायंगल यहाँ बनती है और वहाँ पे बनती है ADC, CD है जिसे हम कह सकते हैं। तो ये आपके पास दोनों ट्रायंगल के पॉइंट्स कंपेयर हो गए। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, यहाँ पे शुरू में एक चीज़ गिवन है कि AD, ये डबल डैश ली हुई है, AD का मतलब यहाँ से जो आपके पास ये वाली साइड है ये इक्वल है यहाँ से BC के। तो आप लिख सकते हैं ये जो BC वाली साइड इस तरफ ट्रायंगल है, पहले फर्स्ट ट्रायंगल हमारी ये है, ठीक है, इस तरफ वाली ये इक्वल है इधर वाली AD साइड के। और ये कहाँ से लिख रहे हैं हम, ये हमें गिवन वो जो डैश डली हुई है वो बता रही है कि दोनों साइड्स इक्वल है। फिर हमारे पास अगर आप फोकस करें तो ये जो AC है, देखें ना नजर आ रहा था आपको पॉइंट के पहला और आखिरी पॉइंट AC है, यहाँ पे पहला और आखिरी CA है। तो दैट मीन ये जो बीच वाली लाइन है ये तो दोनों में कॉमन होगी ना, डायगोनल है बेसिकली पैरेललोग्राम का, तो कॉमन होता है। तो हम लिख सकते हैं AC जो यहाँ की साइड है ये इक्वल होगी यहाँ से CA लिख लें, मतलब उसका ऑर्डर वैसे ही रखना है। और ये भी क्यों, बिकॉज ये गिवन नहीं है बल्कि ये कॉमन साइड है हमारे पास, इसकी रीज़न लिख लें। और नेक्स्ट आपके पास अब दो साइड्स तो आ गई, अब क्या रह गया आपके पास, एंगल। अब देखें यहाँ ये पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया था आपको,
पैरेलल लाइंस जब आती हैं तो उसके ऊपर अगर कोई लाइन कट करी हो तो वो ट्रांसवर्सल का रोल प्ले करती है। ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो इस पे ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल का रूल क्या कहता है कि यहाँ जो एंगल बनेगा वो ऑटोमेटिकली इस वाले एंगल के इक्वल होगा, बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल है। दो पैरेलल लाइंस पे एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो ये एंगल्स तो अल्टरनेट हो गए। तो इस एंगल का नाम इस फिगर के अंदर तो बनता है BCA, तो इसको अपने पास लिख लें BCA। ये जो एंगल है ये इक्वल है, इस तरफ इस एंगल का नाम क्या बनेगा CAD या DCA। DCA मिड में C आना चाहिए बिकॉज एंगल का मतलब बन यहाँ पे रहा है। तो पहले आपने तो ये कौन सा एंगल बन जाता है अब आपका A पे, उसको लिखते हुए आप क्या लिखेंगे DAC लिख लें या CAD लिख लें, जो भी आपको सही लगता है। यहाँ से आपने लिखा हुआ है BCA तो यहाँ भी लिखें DAC क्योंकि A पे बन रहा है, तो DAC। और ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। अब एक बात और भी यहाँ पे याद रखें कि लाजमी नहीं है कि आप इसी चीज़ को देखें, पैरेललोग्राम में ये साइड भी पैरेलल होती हैं, लेकिन दी ये हुई थी इसलिए इसको मैंने एज अ ट्रांसवर्सल ट्रीट किया, ठीक है। अदर देन दैट तो आप दूसरा भी देख सकते थे, उसमें भी से उस पैरेलल लाइंस के थ्रू भी आपके पास एंगल आ सकते थे। डिफरेंट मेथड्स हैं जो भी आप अप्लाई करें, लेकिन आपके पास जो प्रूव होना चाहिए वो लास्ट में ये कि जो ट्राइंगल थी ABC ये कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्राइंगल CDA के। और ये कॉन्ग्रेंट क्यों है, बिकॉज हमने कौन सा पोस्टुलेट लगाया, यानी कौन सा कॉन्ग्रेंस टेस्ट लगाया, SAS कॉन्ग्रेंस टेस्ट के अकॉर्डिंग ये हमारे पास जो D फिगर है ये भी कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गई। अब मूव करते हैं जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं उनकी तरफ। EFGH आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट्स रह गए उनको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन में आ जाएं। यहाँ तो काम बहुत ज़्यादा इजी है कंपैरिजन करना सोल्यूशन ऑफ E पार्ट। देखें ये जो आपका पॉइंट है A, जहाँ पे आपका सिंगल एंगल बन रहा है, यहाँ सिंगल एंगल किस पे बनता है, C पे, तो डायरेक्ट आप लिख लेंगे कि A। जब आपको एंगल गिवन हो तो कंपैरिजन पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। फिर यहाँ डबल एंगल बन रहा है B पे, यहाँ डबल एंगल बन रहा है E पे, तो दैट मीन B जो है ये कंपेरेबल है E के साथ। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये भी है कि आपके पास E जो है वो इस ट्रायंगल के अंदर आता है, ये बस ख्याल करना है। जो आपने पहले A पॉइंट लिखा उसमें E आता है ना, तो E इज़ कंपेयर टू B। और लास्ट में जो पॉइंट रह गया D, वो D के साथ ही कंपेयर होता है क्योंकि वो दोनों के अंदर कॉमन पॉइंट है, तो D इज़ कंपेयर टू D। अब जब आपने पॉइंट्स कंपेयर कर लिए, अब आप देखें आपके पास ऐसी कौन सी साइड है जो इक्वल दी हुई है। ये AE जो डैश लगी हुई है ये इधर से BC के इक्वल है, तो ये लिखा हुआ AE और ये लिखा हुआ है CB, तो AE इज़ इक्वल टू CB। ये तो आपके पास गिवन है। पहली बात तो यहाँ से आपको साइड मिल गई। एंगल वो सारे गिवन है आपके पास। एंगल का नाम लिखना है आपने किस तरह से कि यहाँ पे एंगल आपका बनता है, इस एंगल का नाम मैं अगर लिखूँ तो DAE, यानी DA पे जो एंगल बन रहा है उस पर हेड बना लें। ये इक्वल है DAE किसके, DCB के, ये DCB जिस पे सिंगल एंगल बन रहा है तो DCB के, ये भी आपको गिवन है। अब थर्ड एंगल जो डबल एंगल था आपके पास, ये किस पॉइंट पे बनता है, यहाँ पे बनता है B पे और यहाँ पे बनता है E पे, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं AED जो एंगल है AED, ये इक्वल है, यहाँ से क्या एंगल बन जाएगा CBD। जैसे मैंने यहाँ से AED लिखा, यहाँ से CBD लिख रहा हूँ। नाम का और ये जो पॉइंट्स का पैटर्न है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे लास्ट में ये भी गिवन मतलब एंगल था। अब आपके पास जब साइड एंगल दो तीन बातें प्रूव होगी तो आप लिख सकते हैं कि दिस ट्रायंगल जो पहला था AED जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल CBD के। और रीज़न एंगल साइड एंगल, तो क्या बनता है ये आपके पास AAS कॉन्ग्रेंस टेस्ट के मुताबिक आपकी जो E जो फिगर है उसके अंदर जो दो पेयर ऑफ ट्रायंगल्स बनती हैं उनको भी हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। अब मूव करते हैं F पार्ट की तरफ। ये रहा आपके सामने F पार्ट। बेसिकली F पार्ट पहले एक आपके पास स्क्वायर है, उसके अंदर से आपको एक लाइन ड्रॉ करके उसको अलग करके एक ट्रायंगल बना दी गई। अब इस ट्रायंगल को हमने कंपैरिजन, ये जो फिगर है आपकी ये आपके पास मतलब आपने इस पर फोकस नहीं करना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात कि आपको ये डबल एंगल यहाँ पे दिया गया है। जब डबल एंगल दे दिया गया तो इसका मतलब है B जो पॉइंट है कि E के साथ कंपेयर होगा, तो पहला पॉइंट तो यही लिख लें आप जो नज़र आ रहा है आपको कि B और E आपस में कंपेरेबल है। नेक्स्ट आपके पास ये यहाँ पे जो कॉर्नर पे पॉइंट बनता है ये C पॉइंट है, यहाँ कॉर्नर कौन सा पॉइंट बनता है F, तो दैट मीन C इज़ कंपेयर टू F। अब जब C भी कंपेयर हो गया, लास्ट में D जो पॉइंट है वो दोनों के अंदर कॉमन है, तो ये भी आप लिख लें कि D इज़ कंपेयर टू D। अब आपके पास गिवन क्या चीज़ है, ये इस पर देखें डबल डैश डली हुई है, इस पर डबल डैश, तो ये इस फिगर के अंदर क्या नाम बनता है इसका EF। ये जो इस तरफ है EF, तो इस तरफ लिखे हैं इसको, जिस तरफ उसके नाम लिखे हैं उधर ही लिखना पड़ेगा आपको EF। तो यहाँ पे कौन सी साइड बनती है BC, तो BC इज इक्वल टू EF। ये किसने बताया आपको, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है आपको। फिर आपके पास एंगल गिवन है, एंगल लिख लें। क्या नाम बनता है इस एंगल का इस फिगर के अंदर, CBD। तो अपने पास CBD लिख के उसके ऊपर हेड बना लें और ये इक्वल है, यानी यहाँ से F
डी, यही लिखा था ना आपने सी बी डी, तो एफ ई डी यहाँ देख भी लें, एफ ई डी पे एंगल बनता है। यानी पैटर्न यहाँ से और यहाँ से एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लिया करें, इसका सेम होना ज़रूरी है। और ये एंगल भी कैसे इक्वल है, ये भी आपको गिवन दिया गया है, डबल एंगल था यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब एक साइड आ चुकी, एक एंगल आ चुका, अब आपके पास कौन सा ऐसा मतलब एंगल है, कौन सी ऐसी साइड है जो आपको गिवन हो। साइड तो आपको मिल सकती नहीं है। एंगल पे अगर आप फोकस करें तो यहाँ जो पॉइंट डी पे एंगल बनता है, क्या इस वाले एंगल के इक्वल नहीं होगा, वर्टिकली ऑपोजिट। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, जो एंगल बनते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इसका नाम क्या बनेगा फिर, इसका नाम लिख सकते हैं सी डी बी, यानी यहाँ से सी डी बी जो एंगल है ये इक्वल है, यहाँ से अगर हम देखें तो एफ डी ई के, एफ डी ई, ठीक है। तो यहाँ से एफ डी पे हेड बना लें और इक्वल, यानी दोनों जगह पे डी पे एंगल बन रहा है। और इसका मतलब नाम क्या बनेगा अब आपके पास, ये कौन सा एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट। अगेन यहाँ पे लिख लें वर्टिकली। रीजनिंग ज़रूरी है, रीजनिंग के बगैर आपके मार्क्स नहीं होते। अगर आप लिख भी देंगे तो वो यही है कि आपने मतलब लिखा तो है लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या थी कि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, अब क्या हुआ, साइड एंगल एंगल। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं ना कि ट्रायंगल बी सी डी जो है ये कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ई एफ डी के। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज हमारे पास एक साइड और दो एंगल है, दैट मीन ए एस जो कॉन्ग्रेंस टेस्ट है हमारे पास, उसके मुताबिक हमारा एफ जो पार्ट था वो भी हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। अब आपके पास रह गए लास्ट टू पार्ट। जी पार्ट देखें आप, जी पार्ट के सोल्यूशन के अंदर आपको बड़ा सिंपल नज़र आ रहा है कि एक डी से एक मतलब एक कंप्लीट ट्रायंगल थी, उसमें से डी से एक लाइन ड्रॉ करके हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बड़ा सिंपल है कि आप पॉइंट्स किससे कंपेयर हो रहे हैं। ए जो पॉइंट है इसको अगर फोल्ड करें या देखें तो ये बेसिकली सी पॉइंट के साथ आके कंपेयर होता है। तो ए इज़ कंपेयर टू सी। बी, अब अगर ये डी बी लाइन देखें तो जी जो बी पॉइंट इस ट्रायंगल में है वही बी पॉइंट इस ट्रायंगल में, तो दैट मीन बी इज़ कंपेयर टू बी। एंड लास्ट में जो पॉइंट है डी वो भी दोनों में कॉमन है, तो डी इज़ कंपेयर टू डी। अब एक बात याद, 90 डिग्री आपको एंगल यहाँ दिया हुआ है, दैट डजंट मीन कि 100 डिग्री आप खुद लेके तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो चीज़ आपको गिवन है आप उसी को लेके चलेंगे। अब पहली बात जो आपको गिवन है वो ये कि जो ए बी की लेंथ है जहाँ डैश लगी हुई है, दैट मीन ये ए बी की लेंथ इक्वल है किस साइड के, यहाँ पे जो लाइन लगी हुई है बी सी। और ये कहाँ से पता चला आपको, ये गिवन है बिकॉज ये इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि डबल जो साइड जहाँ पे डैश लगी हुई है, दैट मीन ये जो साइड बनती है ए डी, यहाँ से देखें फर्स्ट और लास्ट पॉइंट बनता है, यहाँ से ये सी डी, ये जो पॉइंट हैं इन दोनों के इक्वल है। और ये भी आपको गिवन है बिकॉज डबल डैश लगी हुई है, इसके ऊपर भी दो बातें। अब थर्ड बात, ये जो दरमियान की लाइन है बी डी, अगर इन ट्रायंगल को दो अलग करके देखें तो बी डी जो उस ट्रायंगल में आएगी वही लाइन इस ट्रायंगल के अंदर भी आएगी। तो हम लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल टू बी डी, और ये क्यों होगा, बिकॉज ये कॉमन है। तो अब जब आपने ये लिख दिया तो अब आपके पास तीनों साइड्स इक्वल होगी, तो आप बड़ा इजीली लिख सकते हैं कि ट्रायंगल जो पहली बनती थी ए बी डी, इट इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी बी डी। और ये हमने क्यों कॉन्ग्रेंट कहा, बिकॉज तीनों साइड्स के इक्वल हैं। ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंस टेस्ट के मुताबिक आपकी जो जी फिगर है इसके अंदर भी बनने वाली दो ट्रायंगल्स जो हैं ये आपस में कॉन्ग्रेंट आ गई हैं। अब लास्ट जो आपके पास पार्ट है एच पार्ट, इसमें ज़रा फोकस करें। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कोई एक डबल डैश यहाँ पे दी गई है, 90 डिग्री का एंगल दे दिया गया, यानी यहाँ पे आपको कोई दो साइड्स नहीं बताई गई। लेकिन हाँ एक बात इंपॉर्टेंट, यहाँ को क्या दिया गया, आपको दो 90 डिग्री के एंगल दिए गए। दैट मीन इस 90 के सामने ये जो साइड है ये भी हाइपोटेन्यूस है, इस 90 के सामने ये जो साइड है ये भी। तो ए सी दोनों में कॉमन है और ए सी मतलब वो जो हाइपोटेन्यूस बनेगा दोनों में सेम बनेगा। अब तक अगर आप इस फिगर को देखें पूरा हमने रोटेट किया ना, 90 डिग्री यहाँ पे था, इसको ऊपर ले गए तो ये ए पॉइंट यहाँ से घूम के कहाँ पे आ जाएगा, सी पे। दैट मीन जब कंपैरिजन करेंगे तो ए और सी कंपेयर्ड हो जाएगा आपके पास। देन उसके बाद क्या कंपेयर होगा, बी जो पॉइंट है 90 डिग्री एंगल वो किस पे बनता है, जाके डी पे, तो बी और डी कंपेयर हो जाएगा। देन लास्ट में आपके पास कौन सा पॉइंट रह गया, सी, ये जाके उस ए के साथ कंपेयर हो जाएगा। तो तीनों पॉइंट्स कंपेयर हो गए। अब नेक्स्ट क्या चीज़ गिवन है आपको, ये जो पॉइंट है ए डी, इस फिगर के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ बनता है ये बी सी, मतलब ये वाली लाइन जो बनती है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे बी सी इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे कौन सी लाइन बनती है, ये डी ए, बी सी और यहाँ पे डी ए। और ये कहाँ से पता चली हमें, ये गिवन थी बिकॉज इस पर डबल डैश लगी हुई है, तो ये तो आपके इक्वल है ही है। देन आपकी ये जो ए सी लाइन है दोनों में मैंने बताया जो हाइपोटेन्यूस बनती है, तो ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये भी आप कह सकते हैं कि तो कॉमन भी है, ये भी लिख सकते हैं और हाइपोटेन्यूस भी लिख सकते हैं। यहाँ मैं कॉमन साइड लिख रहा हूँ कि आपको क्लियर रहे कि दोनों ट्राइंगल्स में आती है। इसलिए लास्ट में आपको जो एंगल गिवन है वो कौन सा है कि यहाँ जो ए बी सी, यानी ए बी सी, बी पे मैं हेड बना रहा हूँ, ये जो एंगल है यहाँ जो एंगल बनता है सी डी ए पे,
ये आपका इक्वल है और ये दोनों इक्वल हैं 90 डिग्री के। अब अगर आपकी हाइपोटेन्यूस भी इक्वल है, यहाँ पे ज़रा इसको साइड पे लिख भी लें कि ये बेसिकली हाइपोटेन्यूस बनती है 90 डिग्री के सामने, कॉमन साइड तो है ही है लेकिन हाइपोटेन्यूस भी है। तो इस बेस पे क्या आप ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी जो है ये कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी डी ए के। और ये क्यों कॉन्ग्रेंट है, इसमें क्या अप्लाई हुआ, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री एंगल, एक हाइपोटेन्यूस है और एक साइड। तो हम लिख सकते हैं आर एच एस कॉन्ग्रेंस टेस्ट के मुताबिक आपका जो एच पार्ट था उसमें बनने वाली दो ट्राइंगल जो हैं ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गई हैं। काफ़ी डिटेल के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 देखा, बहुत ज़्यादा इसमें पार्ट्स भी थे, बहुत ज़्यादा ट्राइंगल्स भी थी, लेकिन जितने भी कॉन्ग्रेंस टेस्ट हैं वो आपने अप्लाई कर लिए हैं। जब आपके सामने कोई भी अनसीन क्वेश्चन आए, कोई भी आपको चीज़ फाइंड करनी तो बड़ा ईजिली फाइंड कर सकते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इन द डायग्राम आर टी वी एंड एस टी यू और स्ट्रेट लाइंस। पहली बात यहाँ बता दिया गया कि दो स्ट्रेट लाइंस आपके पास एग्जिस्ट करती हैं। अब ये हमने कॉन्सेप्ट आगे यूज़ करना है। आर टी इज इक्वल टू वी टी, जो बात यहाँ लिखी हुई है वो यहाँ डैश के थ्रू बता भी दी गई कि ये लाइन इसके इक्वल है, ये डबल लाइन इस डबल डैश वाली लाइन के इक्वल है, ये एंगल 80 डिग्री है, ये साइड 4 सेंटीमीटर। तो जो फिगर में बनाया गया वो यहाँ लिख के बता दिया। सबसे पहले चीज़ आपको कंपेरिजन करना होता है। अब जब सोल्यूशन के अंदर आप आएंगे तो आप क्या करेंगे, पॉइंट्स कंपेयर करेंगे। अब पॉइंट्स यहाँ कंपेयर करने के लिए आपको देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो पहला पार्ट है वहाँ लिखा हुआ है ट्राइंगल आर एस टी ट्राइंगल वी यू टी। जब उसने खुद ही कह दिया प्रूव दैट, इसका मतलब है ये प्रूव करना जरूरी है। अब ये लाजमी ऐसा होगा, अगर नहीं तो आपको मिस्टेक करें। जब भी आपके पास मैथ्स में ये क्वेश्चन है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस या दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट, तो फिर आपको मतलब इसको प्रूव करना है आपने, या शो दैट का वर्ड आए उसका मतलब है ये होना जरूरी है, आपको मिस्टेक अगर ना करें तो। अब देखें यहाँ पहला पॉइंट आर है, तो ये किससे कंपेयर हो रहा है, वी से। तो यहाँ जरा कंपेरिजन डायरेक्टली लिख लें इसको देख के, ट्राइंगल के नाम को। याद है मैंने बताया था जब हम कंपेरिजन करते हैं इसलिए बाद में हम उसको ऐसे कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। तो आर वी के साथ कंपेयर हो रहा है, एस जो है ये कंपेयर हो रहा है यू के साथ, और लास्ट में जो आपका पॉइंट रह गया है टी, वो कंपेयर हो रहा है टी के साथ खुद ही, यहाँ नज़र भी आ रहा होगा आपको। तो ये जब आपको कंपैरिजन मिल जाए, अब आपने प्रूव करना है कि ये आपकी ट्राइंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो देखें ज़रा, जो आपकी पहली साइड यहाँ बनती है एस टी, इस ट्राइंगल के अंदर यहाँ पे एस है और यहाँ पे टी है, पहला जब जो पॉइंट है, तो आप लिखेंगे एस टी जो आपकी साइड है ये इक्वल है, यहाँ से अगर देखें तो यू टी के साथ। और ये मैं कैसे कह रहा हूँ, बिकॉज ये गिवन है, बिकॉज उसमें डैश लगी हुई है उस क्वेश्चन के अंदर जो फिगर बनी हुई है। एक तो पहली चीज़ ये मिल गई मुझे। देन आर टी जो साइड है डबल डैश वाली, ये किसके इक्वल है, आर टी, आर और टी ये इक्वल है वी और टी के। तो ये भी लिख लें अपने पास, आर टी इज इक्वल टू वी टी। और ये बात भी कैसे मैं कह रहा हूँ, बिकॉज डबल डैश लगी हुई है, ये भी गिवन है, दो साइड्स आपको मिल गई। तीसरा एंगल आपको अब फोकस करना है। अब एंगल कैसे फाइंड करेंगे आप ज़रा देखें, आर टी एस, यानी यहाँ पे जो पॉइंट एंगल बनेगा क्या वो इस एंगल के इक्वल होगा, यही इसलिए तो नहीं कहा गया था हमें कि आर टी वी एस टी यू। देखें आर टी वी भी एक स्ट्रेट लाइन है, एस टी यू भी स्ट्रेट लाइन है। मैं बार बार आपको पिछले 2 क्वेश्चन में हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया, व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं, तो नाम क्या बनेगा इनका, आर टी एस, यहाँ टी पे हैट आएगी, और ये इक्वल है एंगल किसके, वी टी यू के, क्योंकि वी पहला पॉइंट है, यहाँ पे आर पहला पॉइंट है। ठीक है, ज़रा कंपैरिजन ये ख्याल करना है। और ये क्यों है, बिकॉज ये वर्टिकली, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ऑपोजिट एंगल्स। जब आपके पास दो साइड्स और एक एंगल आपने प्रूव कर दिया कि इक्वल है, तो बड़ा इजीली आप लिख सकते हैं कि जो आपसे पूछा गया था, प्रूव दैट ट्राइंगल आर एस टी ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल वी यू टी के, और किस जो है वो कॉन्ग्रुएंस के अकॉर्डिंग एस ए एस, यानी एक साइड है, एक एंगल है और एक साइड है। तो ये आपने प्रूव कर दिया, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब आप फर्स्ट पार्ट जब कर चुके हैं, ये पॉइंट्स के कंपैरिजन को आप रहने दें और बाकी जो सोल्यूशन है इसको रेस कर लें, ताकि आपके पास जो नेक्स्ट जितने भी पार्ट्स हैं उनको आप 1 बाय 1 देख सकें। सेकंड पार्ट के अंदर आएँ, फाइंड द लेंथ ऑफ यू वी, यू से लेके वी तक ये लेंथ कितनी है। तो अगर ये बाकी ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि आप कह चुके हैं ना कि ट्राइंगल सिंस, अब ये बात यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन के अंदर कि सिंस आपने कह दिया कि ट्राइंगल आर एस टी जो है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल वी यू टी के। तो मैंने क्या बताया था बिल्कुल कॉन्सेप्ट के स्टार्ट में कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, फिर उनकी सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यू वी जो है यहाँ वाली, ये इस आर एस के 4 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे यू वी ये इक्वल है एस आर के, और ये किसके इक्वल है, 4 सेंटीमीटर के। तो ये आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं शुरू से कॉन्सेप्ट पे बहुत फोकस रखता था कि आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो फिर आपको लास्ट में इन चीज़ों को सॉल्व करना कोई डिफिकल्ट नहीं रहेगा। फाइंड यू वी टी,
अब यू वी टी यहाँ पे एंगल की बात हो रही है, यहाँ पे ड्रॉ भी कर लें एंगल यू वी टी। कहाँ बनता है यू वी टी? यू वी टी ये जो एंगल है ये क्या आर के साथ, क्योंकि आपने देखा कि यू जो पॉइंट है ये किससे कंपेयर, जो वी पॉइंट है ये किससे कंपेयर हो रहा है? आर से। ये लिखा हुआ है ना वी और आर कंपेयर हो रहे हैं, तो दैट मीन जो वी पे एंगल है वो आर पे इक्वल होगा। बिकॉज ये भी हम बात क्यों करेंगे कि सिंस ट्राइंगल आर एस टी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल वी यू टी। आप दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कह चुके हैं, इसका मतलब है जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल हैं। तो आप लिखेंगे यू वी टी जो आपने अननोन जो आपको चाहिए ये इक्वल होगा एस आर टी पे, एस आर टी पे एंगल बनेगा और ये दोनों किसके इक्वल होंगे? 80 डिग्री के। ये आपका लास्ट पॉइंट था, ये आपने लिख लिया, थर्ड आपके पास आंसर आ गया। अब सोल्यूशन देखें लास्ट पार्ट का, फोर्थ पार्ट। Hence other than आर एस इज इक्वल टू यू वी, कहता है आर एस और यू वी तो आपके पास इक्वल हैं। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द लाइंस आर एस एंड यू वी, कहता है इसके अलावा, एक तो ये इक्वल है हमने बता दिया, इसके अलावा आप इनके बारे में क्या बात कह सकते हैं कि कोई खास बात है इनके बारे में जो हम कह सकें? तो अगर फोकस करें तो ये लाइन आर एस इस यू वी के साथ क्या बना सकती है? देखें और तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता, सिर्फ एक कंपैरिजन बनता है कि अगर इस लाइन पे एरो बनाया जाए और इस पे एरो, दैट मीन्स को आगे अगर प्रोड्यूस किया जाए इसको, क्या ये कभी आपस में कट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि आपने ये जो फिगर कट की है और आपने पूरा ड्रॉ कर लिया है, ये आप अगर फोकस रखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आर एस इज पैरेलल टू, ये जो लाइन आर एस की बात आप कर रहे हैं ये पैरेलल है किसके? जिसके बारे में आपने यू वी के बारे में पूछा है कि ये इक्वल तो थी वो खुद ही कह रहा है कि आपने प्रूव कर दिया कि ये इक्वल है, लेकिन आप बताएं कि इनके बारे में और ख़ास बात क्या है? तो और ख़ास बात ये है कि ये आपस में पैरेलल हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 5, डिटेल के अंदर आपने देख लिया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन द डायग्राम जी एच इज इक्वल टू जे आई, ये खुद ही बता दिया गया कि ये जो जी एच साइड बनती है बेसिकली इस जे आई साइड के इक्वल है। फिर कहता है जी आई जो साइड है कहाँ है? जी से लेके आई तक, ये जो आपकी लॉन्ग साइड बनती है, अगर उसको मैं डैश लगाऊं, पहली वाली चीज़ जो है ये जी एच है, ये यहाँ से इस जे आई के इक्वल है। फिर ये जो साइड है इस पर डबल डैश लगाऊं अगर जी आई, तो कहता है ये जे एच, जे से लेके एच तक, इस पर डबल डैश। जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया उसी फॉर्म में क्वेश्चन आपको समझ भी आ जाएगा जब आपने लगा लिया। सबसे पहले आप कंपेरिजन में आ जाएंगे। ये देखें जो पहली चीज़ आपको यहाँ खुद ही गिवन है कि जी यहाँ पहला पॉइंट है, यहाँ जे पहला पॉइंट है, तो दैट मीन जे जो है ये कंपेरेबल है या कंपैरिजन हो सकता है इसका जी के साथ, ठीक है, ये यहाँ के मैच होता है। यहाँ सेकंड पॉइंट एच है और यहाँ सेकंड पॉइंट आई है, तो मैंने जे पहले लिखा है इसलिए मैं यहाँ पे आई भी पहले भी लिखूंगा। आई इज कंपेयर टू एच, यानी आई और एच आपस में, यहाँ भी अगर आप फोकस करें तो जे के साथ एच है, एच कंपेयर हो रहा है आई के साथ, तो जैसे यहाँ पे आई एच के साथ है इसी तरह एच आई के साथ है। ये आप इसके थ्रू भी बता सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ भी कंपेरिजन ऐसे ही है, जी और जे कंपेयर हो रहे हैं, एच आई के साथ आई एच के साथ, ऐसे ही कंपेरिजन है। अब जब कंपैरिजन आपको मिल गया और गिवन आपको चीजें पता थी, तो कहता है फर्स्ट पार्ट आइडेंटिफाई अ ट्राइंगल दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल जी एच आई, कहता है बताएं इस जी एच आई के करस्पॉन्डिंग कौन सी ट्राइंगल बनेगी, उसका नाम क्या होगा, और फिर प्रूव भी करें कि वो कॉन्ग्रुएंट। बड़ा सिंपल है आपके पास, आप जब पॉइंट्स आपके पास आ चुके हो, चीजें आपको गिवन है शुरू के अंदर, आप लिखेंगे जे आई जो साइड है ये जी एच के इक्वल थी, ये शुरू में लिखा हुआ है, मैं जे आई इसलिए लिखा, पहले मैंने जे की जो वैल्यूज है पहले लिखी है उस ट्राइंगल वाली। फिर आपके पास जो जी आई है वो जे एच के है, यानी जे एच इक्वल है जी आई के, दो साइड्स हो गई। अब आपके पास तीसरी साइड अगर आप फोकस करें, ये जो आई एच बनती है वो इसमें भी है और इस ट्रायंगल में भी, इसको अलग अलग करेंगे। अगर आप ये दो ट्रायंगल्स मिली हुई हैं इनको अलग करेंगे तो आई एच के इक्वल है, दैट मीन आप लिखेंगे इसमें आई एच जो यहाँ बनता है ये इक्वल है यहाँ वाले एच आई के, बिकॉज ये कॉमन साइड है। सारी रीजंस लिख लें, ये कॉमन साइड है, जो ऊपर वाली दो हैं वो आपको गिवन है। पहले तो आपको यहाँ पे डैश लगी होती थी गिवन, यहाँ उसने क्वेश्चन में गिवन साइड लिख दी है, खुद ही बता दी है लिख के उसने, तो दैट इज़ गिवन। और जो फर्स्ट आपके पास जो इन्फॉर्मेशन थी ये भी गिवन थी। अब आपके पास तीनों साइड्स आपके पास हो चुकी हैं, तो आप क्या लिखेंगे, सिंस तीन मतलब थर्ड जो थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल हैं, तो ट्रायंगल क्या नाम बनता है, ट्रायंगल जो फर्स्ट मेरे पास आती है जे आई एच, ये जे आई एच जो ट्रायंगल है जो उसने पूछी थी कि कौन सी ट्रायंगल है, ये बेसिकली कॉन्ग्रुएंट है जो उसने अपना नाम लिख के दिया था जी एच आई के, बिकॉज यहाँ देखें मेरे पास जे आई एच पहले नाम है, यहाँ पे जी एच आई है। और ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस टेस्ट के मुताबिक इनकी तीनों साइड्स के इक्वल हैं। सो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब आप कंपैरिजन लिखा रहने दें और इसी बेस पे सेकंड पार्ट देखेंगे, आपसे पूछा क्या गया है, इफ़ एच जे आई इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये जे पे बनने वाला एंगल 60 डिग्री है अगर कहता है, और जी आई एच पे बनने वाला एंगल 40 डिग्री है, फाइंड जी एच आई। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे जी एच आई किसको कह रहा है, ये रहा जी पॉइंट, ये रहा एच पॉइंट, ये आई, तो इस पूरे एंगल की बात कर रहा है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि किस चीज़ की बात कर रहा है। जी एच आई का मतलब इस बड़ी ट्रायंगल के अंदर, इसको अलग करें तो ये वाला पॉइंट जो है जी एच आई, ये कंप्लीट एंगल है, इसको फाइंड करने के बारे में कह रहा है। और अगर अभी आपने कहा सिंस, जब सोल्यूशन लिखेंगे इसका सेकंड पार्ट का,
तो आप लिखेंगे सिंस, अभी आपने ये बात कही कि ट्राइंगल जे आई एच जो है ये कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल जी एच आई के। तो जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट तो क्या होता है, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल सारे के सारे इक्वल होते हैं। तो दैट मीन अगर यहाँ वाले आई पे एंगल्स 40 डिग्री बन रहा था, तो ये जो जी पे 60 डिग्री है, तो इसका जे पे तो ऑटोमेटिकली जी पे भी कितना होगा आपका 60 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं ना कि आपका जो एच जे आई है जो एंगल, ये इक्वल होगा आपके एच जी आई के या आई जी एच के, यानी जी पॉइंट पे जो एंगल बनेगा। और ये दोनों कितने के इक्वल होंगे 60 डिग्री के, यानी यहाँ पे आप एंगल बना सकते हैं 60 डिग्री। अब इस ट्रायंगल के अंदर आपको 60 भी पता है 40 भी पता है, तो ये अननोन फाइंड करना कितना ज़्यादा इजी हो जाता है आपके लिए कि इन ट्रायंगल, अब इसके बाद जो लाइन है मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि प्रॉपर आप इस बात को लिखें कि इन ट्रायंगल जी एच आई, ये ट्रायंगल यहाँ बना भी लें, कुछ ऐसी है, फिर यहाँ पे ऐसी जा रही है, और यहाँ पे ये थोड़ी लाइन जो है यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ 40 डिग्री है। तो ये अननोन आपके लिए फाइंड करना कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है, बिकॉज एक ट्रायंगल के अंदर सम कितना होता है आपके पास 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, जी एच आई जो एंगल पूछा गया हमसे, जी एच आई ये जो एंगल है ये बेसिकली ट्रायंगल का सम होता है 180 डिग्री। इसमें से आप 60 डिग्री माइनस करें, ये वाला 40 डिग्री माइनस करें, तो ये आपके पास अननोन आ जाएगा। और ये अननोन जी एच आई जो है ये कितना आता है, ये आपके पास आ जाएगा सॉल्व होके 180 60 ये और 40 ये, तो 80 डिग्री। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, जिसमें आपने एंगल फाइंड करना था। और ये आपने क्यों फाइंड किया, बिकॉज ये एंगल सम ऑफ ट्रायंगल के थ्रू आपका एंगल आता है। यहाँ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, बहुत डिटेल में मैंने ये रिकॉर्ड की है, और कुछ वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा हो गई है, बिकॉज कुछ पार्ट्स ऐसे थे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर स्पेशली, जहाँ पे आपको पेयर बनाना था, पॉइंट्स का कंपैरिजन था। लेकिन इतना डिटेल में समझाने का सिर्फ मतलब ये है कि यहाँ तो सिर्फ 6 क्वेश्चन हैं। पेपर के अंदर आपके पास डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, अनसीन क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो वहाँ पर आपको अगर ये कंपेरिजन पता हो, आप एंगल को या ट्राइंगल्स को कंपेरिजन कर सकें उनके पॉइंट्स को, तो फिर आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रा भी डिफिकल्ट नहीं रहता। कॉन्सेप्ट याद रखना है कॉन्ग्रेंसी का, कॉन्ग्रेंस कब होती है, कौन से उसके कॉन्ग्रेंस टेस्ट हैं, और अगर कॉन्ग्रेंस प्रूव हो जाए तो फिर उसका मतलब क्या है कि उसके सारी साइड्स यानी क्रॉसपॉन्डिंग साइड और सारे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल। कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो मुश्किल लगा हो, कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।